वेलकम टू आरटी एकेडमी माय डियर स्टूडेंट्स। और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू। 12th के लिए आज एक नए चैप्टर का इनिशिएशन करता हूं। हमने अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इन सब के वीडियो रिलीज किए। एंड नाउ आपके लिए अब जो वीडियो रिलीज कर रहा हूं वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पहला लेक्चर दे रहा हूं। इसके पहले मैं चाहता तो आपको जेनेटिक्स के बारे में बताता, बट जेनेटिक्स में जीन शब्द आ रहा है, जीन वर्ड आ रहा है, और ये जीन वर्ड हमारे डीएनए का एक छोटा सेगमेंट है। मैं चाहता तो आपको जेनेटिक्स स्टार्ट करता और सीधे मेंडलिज्म पे कूद जाता और लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ाना चालू कर देता। लेकिन जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि जीन्स क्या है, डीएनए क्या है, डीएनए कैसे वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जाता है और कैरेक्टर्स को देता है, तब तक आपको जेनेटिक्स पढ़ाना बेकार है। क्योंकि वहां पर एक टर्म आता है कि अगर कोई प्लांट टॉल है तो उसके लिए जीन्स रिस्पॉन्सिबल है कैपिटल टी। आप तो कहते हैं उसके लिए जीन्स जो रिस्पॉन्सिबल जीन्स हमारा, वो जीन्स हमारा है कैपिटल टी। अब जब तक आप ये नहीं जानोगे कि आखिर जीन्स है क्या और कैसे हमारी बॉडी को कैरेक्टर देते हैं, तब तक ये डिफाइन करना जरूरी नहीं है कि जेनेटिक्स को दे दिया। इसलिए सबसे पहले मैंने आपके लिए जो वीडियो तैयार किया है, जो लेक्चर तैयार किया है, वो चैप्टर तैयार किया आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब दोस जेनेटिक कैरेक्टर, द प्रोसेस बाय व्हिच जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। कह रहा है कि जो ये इनहेरिटेंस है, जो चीजें हमसे हमारे बच्चों में जाती हैं, F1 जनरेशन से F2 जनरेशन में जाती हैं, उसका बेस क्या है? तो उसका बेस है हमारा मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस। यानी हमें इस चैप्टर में उस इनहेरिटेंस के बेस के बारे में जानना पड़ेगा। जो भी आपने पढ़ा हो अभी तक भूल जाइए और आइए मेरे साथ, मैं आपको फिर से एक बार डीएनए और आरएनए, प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, इन सब के बारे में बेहतर तरीके से आपको यहां बताऊंगा। तो चलिए फिर स्टार्ट कर दिया जाए आज का टॉपिक न्यूक्लिक एसिड, बिना किसी लेट किए हुए। तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, लेक्चर नंबर 1। ओके, इस लेक्चर में हमारा जो सबसे बड़ा खेल घूमेगा, वो घूमेगा हमारे क्रोमोसोम, हमारे डीएनए आरएनए के आसपास। डीएनए आरएनए के आसपास हमें नाचना है, सारा खेल यहीं पर होना है। इस चैप्टर में इसी के बारे में बताना है कि डीएनए क्या है, आरएनए क्या है। डीएनए मींस जानते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए मींस राइबोन्यूक्लिक एसिड, इनके बारे में जानना, ये हमारा एम है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, एनसीईआरटी में आने से पहले कुछ मैं अपने स्टाइल में आपको चीजें बताता हूं। सबसे पहले एक चीज जान लें, सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये क्या है? कहानी को मैं यहां शुरू करूंगा कि आप हैं, आप देखते हैं आपकी बॉडी में आपके पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टर मिलते हैं। किसी की हाइट 6 फीट के ऊपर है, वो टॉलनेस उसका कैरेक्टर है। आपकी बॉडी का हर एक कैरेक्टर डिपेंड करता है आपके न्यूक्लिक एसिड पे। अभी मैं डीएनए आरएनए का नाम नहीं ले रहा हूं, अभी मैं नाम ले रहा हूं न्यूक्लिक एसिड पे। और न्यूक्लिक एसिड जो है बेसिकली हमारे डीएनए और आरएनए एक तरीके से उनका टाइप ही है। तो बात यहां पे ये हो रही है कि हमारी बॉडी का हर एक कैरेक्टर डिपेंड्स करता है हमारे न्यूक्लिक एसिड पर। कोई भी आपसे कभी पूछे कि भाई तुम्हारी हाइट बढ़ गई, क्यों बढ़ गई, तो उससे बोलो भाई उसके लिए रिस्पॉन्सिबल उसका ग्रोथ हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन क्या एक हार्मोन है जो बना कौन रहा है, आपकी बॉडी में मौजूद डीएनए कोड करते हुए ये हार्मोन बनाओ, तो उसकी हाइट बढ़ जाती है। यानी हर
कैरेक्टर डिपेंड करता है हमारे डीएनए पे या आरएनए पे। उसी को यहाँ पर बोला जा रहा है सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। पूरे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो सेंट्रल स्ट्रक्चर है वो सेंट्रल स्ट्रक्चर है क्या? सेंट्रल स्ट्रक्चर ये है कि आपकी बॉडी में डीएनए है, डीएनए से बनाया जाता है आरएनए, आरएनए बनाता है प्रोटीन को, और प्रोटीन बनाता है हमारे बॉडी में कैरेक्टर को। ये लाइन मेरी जोड़ी हुई है, इतनी कैरेक्टर। डीएनए आरएनए बनाएगा, आरएनए को प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन हमारे कैरेक्टर को बनाती है। कुछ ऐसे, अगर मैं कहता हूं कि मेरी बॉडी टॉल है, मेरी हाइट ज्यादा है, तो टॉलनेस क्या है? एक कैरेक्टर है। और टॉलनेस आता कैसे है? टॉलनेस आता है ग्रोथ हार्मोन से। ग्रोथ हार्मोन आपकी बॉडी में टॉलनेस बनाता है। इस ग्रोथ हार्मोन को बनाने के लिए आते हैं एमआरएनए, और एमआरएनए को बना रहा है हमारा डीएनए। एमआरएनए एक तरीके के हमारे जीन्स होते हैं। तो आपने देखा कि अगर कभी भी आपसे कोई सवाल करे कि नहीं भाई मैं बहुत गोरा हूं तो मैं बहुत काला हूं, इसके पीछे राज क्या है, तो राज सिर्फ इतना है, सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आप अगर लंबे होते हैं तो लंबाई आपका कैरेक्टर है, टॉलनेस आपका कैरेक्टर है। कि टॉलनेस आ कहां से रही है? हम कॉमन सी बात करते हैं, हमारे ब्रेन से गिरने वाले ग्रोथ हार्मोन से हमारी हाइट बढ़ती है। ठीक है भाई, मान लिया ग्रोथ हार्मोन को बना कौन रहा है? ग्रोथ हार्मोन को बना रहा है हमारा जीन्स, जीन्स यानी एमआरएनए। और इस एमआरएनए को कौन बना रहा है? इस एमआरएनए को बना रहा है डीएनए। शायद इसीलिए हमारी बॉडी में डीएनए का होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में डीएनए नहीं है तो एमआरएनए नहीं बनना, एमआरएनए नहीं बनना तो ग्रोथ हार्मोन नहीं बनना, और ग्रोथ हार्मोन नहीं बनना तो कोई कैरेक्टर भी नहीं बनना है। ये एक मूल मंत्र है। जब कभी भी आपसे आपकी बॉडी के कैरेक्टर के बारे में पूछे कि तुम्हारी बॉडी में ये कैरेक्टर, तुम्हारे हेयर स्ट्रेट है, तुम्हारी आईज ब्लू है, व्हाई, देन योर आंसर विल बी मैच दिस सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ओके, तो ये तो सेंट्रल डॉगमा है जो साइंस, मतलब जो एनसीईआरटी कहती है, साइंस कहती है, वो बेसिकली यहां तक कहती है। इस जगह तक सेंट्रल डॉगमा बनाया साइंटिस्टों ने। ये मेरी जोड़ी हुई है लाइन है कैरेक्टर की। तो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से कैरेक्टर। सबसे पहले हमारी बॉडी में डीएनए से डीएनए भी बनाया जाता है, ये भी चीज जान लें। डीएनए से जब डीएनए बनता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डुप्लीकेशन या फिर रेप्लिकेशन। डुप्लीकेशन या इसी का दूसरा नाम है, इसी का दूसरा नाम है रेप्लिकेशन। डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन। डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन क्या है? डीएनए से डीएनए का बनना या डीएनए से आरएनए का बनना, डीएनए से डीएनए का बनना। अब डीएनए से आरएनए के बनने की जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम नाम देंगे ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, दिस इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच डीएनए फॉर्म आरएनए। आरएनए से प्रोटीन के बनने को प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। तो माय डियर, आप देख रहे हैं कि कैसे हमारी बॉडी में कैरेक्टर को डिफाइन किया जाता है। सब कुछ मैं कहता हूं लास्ट का भूलिए, डीएनए से रिलेटेड। अब आप एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, आप डीएनए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ने जा रहे हैं, डीएनए के बारे में जानने जा रहे हैं। तो इसको ध्यान से समझें। आपकी बॉडी के मैंने कैरेक्टर से कहानी स्टार्ट करी है, और मैंने बताया कि आपकी बॉडी का हर एक कैरेक्टर, जो भी आपको डिफाइन करता है कैरेक्टर, वो कैरेक्टर किसी ना किसी प्रोटीन की मदद से बनता है। और इस प्रोटीन को बनाने वाला जो होता है वो होता है हमारा आरएनए, और आरएनए को बनाने के लिए आते हैं हमारे भाई साहब डीएनए। ओके, तो डीएनए से डीएनए का बनना जरूरी है, क्योंकि भाई आपके पास सिंगल सेल थे, आप इससे टू सेल्स बने। आप जब आपने पढ़ा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी कि कैसे क्लीवेज होता रहा और कैसे हमारा पहला बना मॉर्बुला, देन ब्लास्टुला, है ना। तो सारी चीजें बनी थी, कैसे बनी थी? एक सेल ने डिवीजन करके दो बनाए। तो जब अगर एक सेल से दो सेल बनेगी
तो मेरे भाई अगर यहाँ पे 23 पेयर डीएनए है तो यहाँ पे तो 23 पेयर डीएनए जाना चाहिए, और 23 पेयर डीएनए जाएगा तो उसका मतलब क्या होगा, हर एक डीएनए अपने जैसा 2 डीएनए बनाता है, तब जाकर के 46 पेयर हो जाता है, 23 पेयर एक सेल में, 23 पेयर एक सेल में। मींस हमारे डीएनए को 1 से 2 होना पड़ता है, क्योंकि एक सेल से डिवीजन होकर 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है, और हर एक सेल में डीएनए का पहुंचना जरूरी है। सेम एज हमारे डीएनए से डीएनए बनाया गया और इस प्रोसेस को हमने नाम दे डाला डुप्लीकेशन और रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए का बनना जरूरी है, क्योंकि अगर ये लिंक आपने खो दिया तो प्रोटीन डायरेक्ट नहीं बन पाएगी डीएनए से। डीएनए से आरएनए को बनाया जाता है, एक मैसेज दिया जाता है और वो मैसेज भेजता है हमारा आरएनए। इस आरएनए से प्रोटीन बनाई गई, और जब प्रोटीन आपकी बॉडी में बन गई तो वो आपकी सेल्स में रिलीज कर दी गई। अब वो प्रोटीन एंजाइम भी हो सकता है, ये प्रोटीन एंजाइम भी हो सकते हैं, ये प्रोटीन हार्मोन्स भी हो सकते हैं। एंजाइम भी हो सकता है और प्रोटीन हार्मोन्स भी हो सकता है, जो आपकी बॉडी को डिफाइन करता है। तो वीडियो पॉज करके इसको आप नोट्स बना लीजिएगा। क्लियर? ये है सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, इनिशियल स्टेप पे चल रहा है कि पहले हम जाने आखिर सर डीएनए है क्या। जब हम जान जाएंगे कि डीएनए क्या है, तब हम पहुंचेंगे कि डीएनए से डीएनए कैसे बनता है। जब ये भी कहानी सुलझा लेंगे पहले स्टेप की, तो हम सेकंड स्टेप पे पहुंचेंगे और कहेंगे कि आखिर डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, मींस ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। जब हम आरएनए बना लेंगे तो हम थर्ड स्टेप पे देखेंगे आरएनए होता कैसे है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। जब हम आरएनए के स्ट्रक्चर को समझ लेंगे तो हम अगले पड़ाव पे बढ़ेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ट्रांसलेशन क्या होता है। जब हम ट्रांसलेशन को जान जाएंगे, यानी प्रोटीन को बना लेंगे, तब हम समझेंगे कि जीन कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करता है, और उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश होगा। तो ये सारी चीजें हमें अपने इस चैप्टर में देखनी है। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको, हम पढ़ने जा रहे हैं डीएनए या आरएनए के बारे में, मींस न्यूक्लिक एसिड के बारे में, कैसे डिस्कवरी हुई, क्या हुआ, ये बताना आपको जरूरी था, क्योंकि इस चैप्टर पूरा चैप्टर इसी थीम पे चलेगा कि पहले क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्यों पढ़ना पड़ रहा है, ये भी मैंने आपको बताया। क्योंकि रेप्लिकेशन अभी आपको हेडिंग पढ़ाता सीधे तो मजा नहीं आती। अब आपको समझ में आ रहा है कि रेप्लिकेशन पढ़ना क्यों है, क्योंकि इससे हम ये जान पाएंगे कि आखिर एक डीएनए से 2 डीएनए कैसे बनता है, कैसे सारी चीजें हमारी बॉडी में प्रोटीन्स बनती है, कैसे हम कहते हैं हमारी बॉडी में एक केमिकल हमारी बॉडी को नया नया कैरेक्टर देता है। किसी को बेचारे को डायबिटीज हो गई है, किसी को डायबिटीज होती है, आप क्या कहते हैं, उसका इंसुलिन हार्मोन नहीं बन रहा है। इंसुलिन हार्मोन है क्या? इंसुलिन हार्मोन एक प्रोटीन है। ये प्रोटीन किसने बनाई? ये प्रोटीन आरएनए ने बनाई। आरएनए को किसने बनाया? डीएनए ने बनाया। तो आप सिंपल सा कह सकते हो कि जो डायबिटिक पेशेंट है, उस डायबिटिक पेशेंट में प्रोटीन नहीं बन रही है, इंसुलिन हार्मोन नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा? उसके पास वो आरएनए नहीं है। वो आरएनए नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि उसके पास हो सकता है वो डीएनए नहीं है, जिस कारण वो इंसुलिन को नहीं बना पा रहा है, और ऐसी कंडीशन में पेशेंट डायबिटिक हो जाता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में। नेक्स्ट पेज हमारा आता है न्यूक्लिक एसिड। पहले हम सारी चीजें अपने साथ समझ लें, फिर आपको एनसीईआरटी पे ले चलेंगे। न्यूक्लिक एसिड बात है 18th सेंचुरी के आसपास। हमारे एक साइंटिस्ट हुआ करते हैं जिनका नाम था फ्रेडरिक माइकल। फ्रेडरिक माइकल 18th सेंचुरी में फ्रेडरिक माइकल रिसर्च कर रहे थे रेड ब्लड सेल्स पे, सॉरी व्हाइट ब्लड सेल्स पे। व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स पे रिसर्च करना इनका जरूरी इसलिए था, उस समय बहुत से सोल्जर्स वर्ल्ड वॉर में मारे जा रहे थे, उनकी बॉडी में इंफेक्शन हो रहे थे, और उस इंफेक्शन के रिसर्च में मिस्टर फ्रेडरिक माइकल काफी मेहनत कर रहे थे। फ्रेडरिक माइकल
जब WBC देखिए, WBC लेना बहुत सही था इनके लिए, बिकॉज पस बन रहा था वहां पर। जब इन्होंने देखा तो एक्चुअली ये WBC को पस सेल्स भी कहते हैं, पस सेल्स। पस जो आप कॉमन लैंग्वेज में मवाद कहते हैं, जब कोई इन्फेक्शन होता है जहां पर पैथोजन और हमारे WBC की जब फाइटिंग होती है तो जो मारे गए लोग होते हैं, WBC और पैथोजन का जो मिक्सचर होता है उसे हम पस कहते हैं। तो ये पस पे रिसर्च कर रहे हैं, तो पस पे जो सेल्स मिली, क्योंकि WBC से फाइट करती हैं, बिकॉज RBC का फंक्शन तो ऑक्सीजन सप्लाई का होता है, तो WBC वहां पर हमें ज्यादा मिली। और जब WBC ज्यादा मिली तो वहां पर फ्रेडरिक माइकर इन WBCs के न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल देख रहे थे। जब ये न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल को सर्च कर रहे थे तो यहां पर एक चीज हुई, और तो इस जगह पर हमारे न्यूक्लियस पे रिसर्च कर रहे हैं फ्रेडरिक माइकर। फ्रेडरिक माइकर ने जब न्यूक्लियस में रिसर्च किया तो उनको पता चला न्यूक्लियस के अंदर कुछ केमिकल कंपोनेंट है, कुछ केमिकल कंपोनेंट है, क्लियर नहीं थे ये। इन्होंने बोला कुछ केमिकल कंपोनेंट है, और इस केमिकल कंपोनेंट को हमारे माइकर साहब ने, इस केमिकल कंपोनेंट को माइकर साहब ने नाम दे दिया न्यूक्लिन। बहुत ज्यादा गहराई पे नहीं जा सके माइकर सर, बहुत ज्यादा डेप्थ पे नहीं जा सके। इन्होंने इतना कहा कि हाँ, न्यूक्लियस के अंदर कुछ केमिकल कंपोनेंट फिल है, और तब दुनिया को नहीं पता था DNA RNA क्या घटा, तो इन्होंने केवल उसको नाम दिया न्यूक्लिन। फ्रेडरिक माइकर के बाद हमारे दूसरे साइंटिस्ट, जिनका नेम था अल्टमैन। अल्टमैन अल्टर आदमी थे। अल्टमैन ने कहा, सर जो आप देख रहे हैं बेशक ये न्यूक्लिन है, लेकिन अल्टमैन थोड़ा सा मॉडर्न और थे। अल्टमैन जब इस पे काम करने लगे तो इनको पता चला कि इस न्यूक्लिन, जिसे न्यूक्लिन कहा जा रहा है, इस न्यूक्लिन में कुछ एसिडिक मटेरियल है, कुछ एसिडिक मटेरियल है। और इस एसिडिक मटेरियल, यानी जब इन्होंने बोला कुछ एसिडिक मटेरियल है, तो इनका सर इसका नाम बदल दिया जाए। न्यूक्लिन आपने नाम ऐसे रखा था, लेकिन यहाँ पर एसिडिक मटेरियल भी फिल है, तो बोले सर इसका नाम रख दीजिए आप न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड। इस तरीके से फ्रेडरिक माइकर के डिस्कवर किए गए न्यूक्लिन का नाम कन्वर्ट किया और रखा गया न्यूक्लिक एसिड, ये रखा अल्टमैन ने। जब न्यूक्लिक एसिड की बात हो गई, अब खोजे चालू, रिसर्चर लग गए। न्यूक्लिक एसिड जब डिस्कवर पता चला तो पता चला कि न्यूक्लिक एसिड छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स भरे हैं, अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, और अल्टमैन ने इन मॉलिक्यूल को बाहर निकाला। अल्टमैन ने इन मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल दिया। जब अल्टमैन ने इन मॉलिक्यूल को बाहर निकाला तो इस मॉलिक्यूल को नाम दिया गया न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। अल्टमैन ने कहा, सर जो न्यूक्लिक एसिड है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हैं सर, और वो जो मॉलिक्यूल है सर, वो मॉलिक्यूल न्यूक्लियोटाइड होंगे। जैसे कि मोतियों की बनी हुई माला, अगर आप मोतियों की बनी हुई माला की बात करते हैं तो ये मालाएं ऐसे आपस में जुड़ी हुई हैं और छोटी छोटी उस पर लगी हुई है हमारे ये मोतियां। दूर से देखेंगे तो आपको सिर्फ एक ग्रीन कलर की चेन दिखाई पड़ेगी, लेकिन जब आप पास गए तो आपने हर एक मोती को अलग पाया। सेम एज कुछ यहाँ पर था, दूर से तो आपको एक एसिडिक मटेरियल दिख रहा था, लेकिन था वो क्या था? वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का मिक्सचर, और हमने एक मॉलिक्यूल को नाम दिया न्यूक्लियोटाइड। ऐसे हजारों मॉलिक्यूल लगे हैं और हजारों मॉलिक्यूल मिलकर के हमारे न्यूक्लिक एसिड को बनाते हैं। बात को जरा अच्छे से समझिएगा। सवाल आती है, सर ये तो लिक्विड था, मॉलिक्यूल कहां से आ गया? तो मेरे भाई, घर में जो पानी पीते हो वो भी तो मॉलिक्यूल का मिक्सचर है, एक कंपाउंड है। मॉलिक्यूल वाटर है क्या? H2O, कई हजार लाखों H2O लगे हैं और वो बन गया कंपाउंड, उसको बोल दिया वाटर। अब आप उसको पीते हैं तो क्या आपके दांतों में लगता है क्या वाटर का मॉलिक्यूल? नहीं। सेम एज न्यूक्लिक एसिड भी था, लेकिन बना किससे? टाइनी मॉलिक्यूल से, और उन टाइनी मॉलिक्यूल्स को नाम क्या दिया गया? न्यूक्लियोटाइड। तो आपसे पूछा जाए कभी कि ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड लग गए तो क्या बन जाएगा? तो आप बोलेंगे सर न्यूक्लिक एसिड बनता है। और ढेर सारे लगने का मतलब टर्म लग जाता है पॉली, तो बन गया पॉली न्यूक्लियोटाइड। क्लियर? तो न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लिक एसिड को बनाने वाले छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स। एक एक स्टेप समझिएगा ध्यान से।
क्लियर? चलिए, तो बात हो गई हमारी यहाँ पर कि जो न्यूक्लिक एसिड है सर वो न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। रिसर्च और होती चली गई, खोजें बढ़ती गई, खोजें तो कभी रुकती नहीं है। रिसर्च और हुई तो पता चला कि जो एक न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल है, ये न्यूक्लियोटाइड का मॉलिक्यूल 3 चीजों से बना है, 1, 2 एंड 3। 3 मॉलिक्यूल से मिलकर के फिर से एक न्यूक्लियोटाइड का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन रहा है। सवाल उलझता चला गया, पहले तो बोला जा रहा था न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के न्यूक्लिक एसिड बना है, अब बोला जा रहा है कि न्यूक्लियोटाइड भी 3 चीजों से मिलकर बना है। वो 3 चीजें थी क्या? पहली चीज थी हमारी पेंटोज सुगर, पेंटोज सुगर। थर्ड हमारा था H3PO4 यानी फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। एंड सेकेंड नंबर पे था हमारा नाइट्रोजीनस बेस, नाइट्रोजीनस बेस। एक पेंटोज सुगर, एक नाइट्रोजीनस बेस और एक फास्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल मिलकर के बना रहा है हमारे एक न्यूक्लियोटाइड को, और ऐसे हजारों न्यूक्लियोटाइड मिलकर बना रहे हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड को। तो यहां जो हमें पढ़ना है अच्छे से, वो पढ़ना है न्यूक्लियोटाइड है क्या। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि न्यूक्लियोटाइड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ पेंटोज सुगर, नाइट्रोजीनस बेस एंड फास्फोरिक एसिड। इन 3 मॉलिक्यूल को आप जोड़ेंगे, एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा, और ऐसे कई न्यूक्लियोटाइड लगेंगे तो न्यूक्लिक एसिड बनेगा। पेंटोज सुगर और नाइट्रोजीनस बेस में जब तक हमारा फास्फोरिक एसिड जुड़ा नहीं होता है तो हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। यानी अगर फास्फोरिक एसिड को हटा दिया जाए, केवल इन दोनों की बात करी जाए, तो इन दोनों को आप बोलेंगे क्या? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड कब बोल रहे हैं न्यूक्लियोसाइड? जब आप पेंटोज सुगर, नाइट्रोजीनस बेस को एक साथ रखते हैं, और जैसे ही फास्फोरिक एसिड ऐड होती है आप उसको नाम दे देते हो न्यूक्लियोटाइड। वीडियो पॉज करके इसको नोट करेंगे बाद में। ओके, तो देखिए अभी तक मैंने क्या बताया आपको, न्यूक्लिक एसिड की हिस्ट्री बताई कि न्यूक्लिक एसिड 18th सेंचुरी लगभग 1868 के आसपास फ्रेडरिक माइकर रिसर्च कर रहे थे हमारी पस सेल्स पे यानी डब्ल्यूबीसी पे, और डब्ल्यूबीसी के न्यूक्लियस पे, डब्ल्यूबीसी के न्यूक्लियस में उन्होंने केमिकल कंपोनेंट देखा जिसको नेम दिया न्यूक्लिन। लेकिन अल्टमैन ने रिसर्च करी, पता चला कि उस न्यूक्लिन में एसिडिक मटेरियल है। अब एसिडिक मटेरियल क्यों हो रहा है? देखिए, क्योंकि फास्फोरिक एसिड था। इस फास्फोरिक एसिड के कारण हमारा न्यूक्लिन एसिडिक था, इसलिए इसी को अल्टमैन ने नाम दे दिया न्यूक्लिक एसिड। फिर पता चला कि न्यूक्लिक एसिड टाइनी मॉलिक्यूल का मिक्सचर होता है, हजारों मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड को। उन मॉलिक्यूल्स को नाम दिया गया न्यूक्लियोटाइड। जब हमने न्यूक्लियोटाइड पर रिसर्च करना चालू करी तो पता चला कि न्यूक्लियोटाइड भी 3 कंपोनेंट से मिलकर बने हैं। फर्स्ट इज पेंटोज सुगर, सेकंड नाइट्रोजीनस बेस एंड थर्ड फास्फोरिक एसिड। फिर पेंटोज सुगर और नाइट्रोजीनस बेस को जोड़ते हैं तो इन दोनों को न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। जब तक इनसे फास्फोरिक एसिड नहीं जुड़ता, केवल यही 2 कंपोनेंट होते हैं, तो न्यूक्लियोसाइड बोला, और जैसे ही फास्फोरिक एसिड जुड़ता है हम इसे न्यूक्लियोटाइड कर देते हैं। ये आपको मैंने जनरल व्यू दिया सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे एंड न्यूक्लिक एसिड की हिस्ट्री पे। अब चलते हैं हम एनसीईआरटी पे। ओके, तो एनसीईआरटी सेज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारे जेनेटिक मटेरियल के, क्योंकि यही हमारे बॉडी में डीएनए और आरएनए ही प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। आपने भी पीछे देखा, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। बेशक सही बात कह रहे हैं बिल्कुल आप। आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस। देखिए, हमारे में आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है, क्योंकि डीएनए ही आरएनए को बनाता है। अगर आरएनए डीएनए को बना रहा होता हमारी बॉडी में तो हम कहते हैं आरएनए आर जेनेटिक मटेरियल। लेकिन हमें डीएनए देखिए कैसे चल रहा था, जबकि कुछ वायरस है वहां पर वायरस में आरएनए उनका जेनेटिक मटेरियल होता है। क्लियर? आरएनए मोस्टली
फंक्शंस एज मैसेंजर। जैसे कि मैंने बताया अभी आपको कि आरएनए हमारा जीन होता है, यही मैसेज करता है भाई कि इस टाइप की प्रोटीन बननी है, इसलिए इसको क्या बोला गया, मैसेंजर। द डीएनए स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। देखिए मैं बात आपसे कहता हूं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, अगर इतना देख लें इतना क्यों देखिए, न्यूक्लियोटाइड। अभी मैंने आपको न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ा कि न्यूक्लियोटाइड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, वेरी गुड, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फास्फोरिक एसिड। और जब मोर देन वन न्यूक्लियोटाइड्स लग गए तो आपने इसे क्या बोल दिया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो वही ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ही है। मींस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होता है। डीएनए एंड आरएनए आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। बिल्कुल सही बात, देखिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पहली न्यूक्लियोटाइड लगा है, सेकंड न्यूक्लियोटाइड एंड द थर्ड न्यूक्लियोटाइड, देन फोर्थ न्यूक्लियोटाइड। हां, न्यूक्लियोटाइड लगे हुए देखिए लाइन से। ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड है। अभी मैं आपको न्यूक्लियोटाइड के बारे में समझाऊंगा और फिर भी आपने देख लिया, इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोल सकते हैं। दे मे बी आरएनए और डीएनए बोथ। चलिए कहानी आती है हमारे डीएनए। हमारे डीएनए का बनना और आरएनए में डिफरेंस होना एक चीज पे डिपेंड करता है, जो मैं पहले आपको क्लियर कर दूं। थोड़ा सा एनसीईआरटी इस चीज को बताएंगे लेकिन टाइम लगाएगी, मैं इससे पहले करता हूं, आपको समझना जरूरी है। न्यूक्लियोटाइड का नाम मेरे मुंह से आपने सुना, आपने ये भी सुना सर न्यूक्लियोटाइड दो चीजों से मिला, पहले न्यूक्लियोसाइड एंड फास्फोरिक एसिड Sp2O4। न्यूक्लियोसाइड बनता है दो चीजों से, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस। पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस। पेंटोज शुगर का मतलब क्या है, आपने देखा होगा ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या कहते हैं आप, C6H12O6। अब आप देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला है एक फॉर्मूला। कार्बन के कितने एटम है यहाँ पर, कार्बन के यहाँ पर 6 एटम्स है। आप बोलते हो कैसी शुगर है सर, ये हेक्सोज शुगर है। ये हेक्सोज शुगर है, आपको ट्वेल्थ में बाकी मैं डाल दूंगा, बायोमोलिक्यूल्स टॉपिक में पढ़ाया जाता है कि कार्बन के 6 एटम होते हैं। अगर कार्बन के 6 एटम है तो वो शुगर बनती है हेक्सोज। और यहाँ पे अगर कार्बन के कितने एटम, पेंट यानी 5। जब कार्बन के 5 एटम है तो बन गया क्या है, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर 2 टाइप की हो जाती है। फर्स्ट इज राइबोज शुगर एंड सेकेंड वन इज डीऑक्सीराइबोज शुगर। दोनों में डिफरेंस क्या होगा, कार्बन के एटम दोनों में 5 हैं, चाहे वो राइबोज शुगर हो या फिर डीऑक्सीराइबोज शुगर हो। लेकिन डिफरेंस क्या है, राइबोज शुगर का जो फॉर्मूला होता है C5H10O5। ये राइबोज शुगर का फॉर्मूला है C5H10O5। लेकिन इसी राइबोज से जब एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकल गया तो ये बन गया C5H10O4। C5H10O4 ऑक्सीजन के निकलने को हमने बोला डी, निकलना रिमूव हो रहा, क्या रिमूव हो रहा, डीऑक्सी रिमूव हो रहा है। तो अब ये शुगर बन गई डीऑक्सीराइबोज शुगर। मींस कार्बन के 5 एटम है, हाइड्रोजन के 10 एटम है, ऑक्सीजन के यहाँ पास यहाँ कितने बचे 4। एक छोटा सा एटम निकल जाने के कारण हम नाम बदल देते हैं, यही हर जगह होना है। पेंटोज शुगर दोनों थे, लेकिन क्या हुआ, एक एटम हट गया ऑक्सीजन का और ये बन गया क्या, हमारा डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो 2 टाइप के हो गए राइबोज शुगर, पेंटोज शुगर, राइबोज शुगर एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर। नाइट्रोजिनस बेस की बात करें तो 2 टाइप के नाइट्रोजिनस बेस हैं, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन। प्यूरीन एंड पायरिमिडीन, इसके बारे में डिटेल के एनसीईआरटी पे चलेंगे।
ये 2 टाइप की प्यूरिन होती है, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड बनाना चाहे तो हमें चाहिए एक पेंटोज शुगर, यही तो चाहिए ना, हमें चाहिए एक पेंटोज शुगर। चलिए हमने एक पेंटोज शुगर ले लिया, ये हमने एक पेंटोज शुगर ले लिया। अब क्या चाहिए हमको, हमने शुगर ली कौन से, कोई भी एक ले लीजिए आप, चाहे तो राइबोज ले लें चाहे डीऑक्सीराइबोज ले लें। चलिए हमने मान लिया यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज ले लिया, डी लिख दिया। अब हमको क्या चाहिए, हमको अब एक नाइट्रोजनस बेस चाहिए, वो प्यूरिन चाहिए या फिर pyrimidine चाहिए। मान लीजिए प्यूरिन का हमने कंपोनेंट ले लिया, एडेनिन होता है वो ले लिया मैंने। आपने 2 चीजें ले ली, तीसरी चीज क्या चाहिए बेटा हमको, अब हमें चाहिए फास्फोरिक एसिड, क्योंकि यही 3 चीजें मिलकर के बनाते हैं हमारे न्यूक्लियोटाइड को, और हमें न्यूक्लियोटाइड क्या बनाएगा, न्यूक्लिक एसिड को। तो हमने एक ले लिया फास्फोरिक एसिड। अब आपने शुगर कौन सी ली थी, डीऑक्सीराइबोज शुगर। ऐसे ही ढेर सारे डीऑक्सीराइबोज शुगर लगते चले जाएंगे, और क्या बन जाएगा, ये है तो न्यूक्लिक एसिड, लेकिन कौन सा है, डीऑक्सीराइबोज, यानी बन जाएगा ये आपका डीएनए। क्या है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड क्या है हमारा, न्यूक्लिक एसिड को बनाता है। तो बन गया डीऑक्सीराइबोज, कब, जब डीऑक्सीराइबोज शुगर ली है आपने, तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए। और इसी जगह पे अगर आरएनए होता है हमारा तो हम बोल देते हैं क्या, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी कि आरएनए। तो डीएनए और आरएनए यहां से आए है, दोनों न्यूक्लिक एसिड, मैटर केवल कर गया पेंटोज शुगर। अगर राइबोज शुगर लगती है तो बन गया आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगर किसी न्यूक्लियोटाइड में डीऑक्सीराइबोज शुगर लगती है तो बन जाता है डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कितने टाइप्स के आरएनए और डीएनए आरएनए आए कहां से। क्लियर, चलिए अब आते हैं एनसीईआरटी पे। तो अ न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट्स, नाइट्रोजनस बेस जो मैंने बताया, अ पेंटोज शुगर, राइबोज इन आरएनए एंड डीऑक्सीराइबोज इन डीएनए, एंड अ फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप मींस H3PO4 वाला। 3 चीजें मिलेंगी, न्यूक्लियोटाइड बनेगा। क्लियर, अब जब आ गए हम पेंटोज शुगर को समझ लें, तो अब हम आते हैं नाइट्रोजनस बेस पे। जैसे मतलब नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज प्यूरिन एंड द सेकंड वन इज पायरिमिडीन। प्यूरिन एंड पायरिमिडीन, प्यूरिन में 2 टाइप के हो गए। देखिए क्यों प्यूरिन और देखिए पायरिमिडीन में क्या डिफरेंस है, भाई आपने सर कह दिया नाइट्रोजनस बेस है, ऐसे बेस है जहां नाइट्रोजन मौजूद है, ठीक है, यहां पर डिफरेंस क्या हो गया, तो नाइट्रोजनस बेस में देखिए आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स में 2 आपको चेन रिंग दिखाई पड़ रही है, जबकि यहां देखिए सिंगल रिंग है, और सिंगल रिंग के कारण इसका नाम डिफर कर दिया गया कि अगर 2 रिंग दिखाई पड़ रही है तो वो हो गया प्यूरिन्स, अगर सिंगल रिंग दिखाई पड़ रही तो वो हो गया पायरिमिडीन। प्यूरिन्स में देखिए 2 टाइप्स की हो गई, एडेनिन एंड ग्वानिन, एडेनिन एंड ग्वानिन। पायरिमिडीन 3 टाइप्स की हो गई, साइटोसिन, थायमीन एंड यूरेसिल। क्या हो गई, साइटोसिन, थायमीन, यूरेसिल। तो नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप के हो गए, प्यूरिन, पायरिमिडीन। डिफरेंस मैंने बताया, क्या डिफरेंस है, देखिए यहां पर दिखा रहा हूं साफ साफ कि यहां पे 2 रिंग्स दिखाई पड़ रहे हैं जबकि यहां पे सिंगल रिंग्स दिख रही है। एक बेसिक डिफरेंस है प्यूरिन एंड पायरिमिडीन में। प्यूरिन में 2 आ गए, एडेनिन एंड ग्वानिन। पायरिमिडीन में 3 होते हैं, साइटोसिन, थायमीन एंड यूरेसिल। बेसिकली जो यूरेसिल होता है बेटा, ये यूरेसिल, ये जो आप यूरेसिल देख रहे हैं, ये यूरेसिल है क्या, थायमीन का दूसरा नाम है 5-मेथिल यूरेसिल। थायमीन का दूसरा नाम 5-मेथिल यूरेसिल, प्रेजेंट ओनली इन डीएनए एंड यूरेसिल ओनली इन आरएनए। है यूरेसिल दोनों, थोड़ा सा कंपोनेंट चेंज हुआ, थोड़ा सा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हुआ, एक बन गया थायमीन और दूसरे को बोल दिया यूरेसिल। डीएनए में थायमीन मिलेगा, आरएनए में यूरेसिल मिलेगा। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा नाइट्रोजनस बेस के बारे में आ गए। अब नाइट्रोजनस बेस के बाद बात करें तो हमने आपको 3 चीजें बताई थी, क्या क्या, हमें चाहिए एक पेंटोज शुगर ले, हमें चाहिए दूसरा नाइट्रोजनस बेस, सर वो भी ले लिया, हमें चाहिए फास्फोरिक एसिड, और यहीं से अटैच होता है हमारा फास्फोरिक एसिड। यहाँ पर भी मैं स्मॉल को दिखाऊंगा, यही क्या होता है H3PO4। इस तरीके से बेटा एक हमारा न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। लेकिन न्यूक्लियोटाइड का बनना
के बीच बड़े कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं। एक पेंटोज शुगर का एक नाइट्रोजनस बेस से जुड़ना, एक पेंटोज शुगर का फास्फोरिक एसिड से जुड़ना, ये बॉन्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग है। और इस बॉन्डिंग के लिए मुझे आपके साथ एक्स्ट्रा डेप्थ में चलना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको केमिकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं बायोलॉजी में बायोलॉजी होगी, लेकिन नहीं बेटा, कहीं पर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पर हमें केमिस्ट्री भी जाना पड़ता है, और इसीलिए शायद बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। जल्दी मैं लेक्चर डालूंगा उसका बायोमॉलिक्यूल्स का। तो अभी आपने करना क्या है कि आपने इतनी चीज दिमाग में रखना कि आपने आज सीखा क्या। अभी आपने ये सीखा आज के लेक्चर में कि एक न्यूक्लिन नाम की चीज हुआ करती थी, जिसे फ्रेडरिक माइखर ने देखा था फर्स्ट सेल्स में WBC में। सेकेंड थिंग कि अल्टमैन ने उस न्यूक्लिन को एसिडिक मटेरियल बताते हुए नाम रख दिया न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड बना था बट थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और न्यूक्लियोटाइड बने थे हमारे 3 कंपोनेंट पे, जिसका मैंने आपको बैक साइड पे चर्चा किया। कब न्यूक्लियोटाइड्स बने थे हमारे न्यूक्लियोसाइड एंड फास्फोरिक एसिड से। ये चार्ट आपको लर्न करना पड़ेगा, लर्न कर लीजिए, चीजें आगे आसान लगेंगी। डीएनए आगे कुछ हमेशा खत्म हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड बना न्यूक्लियोसाइड्स एंड फास्फोरिक एसिड के मिलने से। न्यूक्लियोसाइड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। पेंटोज शुगर बताया मैंने 2 टाइप के शुगर हैं, दोनों में कार्बन के 5 एटम है, एक को नाम दिया राइबोस एंड दूसरे को नाम दिया डीऑक्सीराइबोस। नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप के हुए, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन। अभी आपने देखा कि प्यूरीन की 2 टाइप हो रही थी, कौन सी, एडेनिन एंड ग्वानिन, एंड पायरिमिडीन क्या देखा, साइटोसिन, थायमीन एंड यूरेसिल। आपने एक चीज यहाँ पे जानी कि अगर जब आप डीऑक्सीराइबोस शुगर लेंगे तो वहां पर थायमीन होगी, अगर राइबोस शुगर की चेन बनती है तो वहां पे यूरेसिल होगा। इस तरीके से आप अभी इतना सीखें कि हमने एक न्यूक्लियोटाइड को देख लिया, एक न्यूक्लियोटाइड किससे किससे मिलकर बनेगा ये जान लिया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन सिखाऊंगा कि न्यूक्लियोटाइड के कॉम्बिनेशन से कैसे हुआ, और वहां पे कैसे बोर्ड क्वेश्चन पूछता है या नीट में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। क्या होता है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, क्या होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जिसके थ्रू हमारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं। एक बहुत बड़े राज से पर्दाफाश करूंगा। बहुत जगह लोग डीएनए पढ़ते हैं, 5 प्राइम से 3 प्राइम एक चेन है, 3 प्राइम से 5 प्राइम एक चेन है, उसके पीछे राज क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? तो वो हम आपसे बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कैसे एक न्यूक्लियोटाइड बना और कैसे न्यूक्लियोटाइड हमारे डीएनए को बना रहा है या फिर न्यूक्लियोटाइड आरएनए को बना रहा है। चैप्टर थोड़ा सा लेंदी होगा, बट टेंशन नहीं है, मैं आपके साथ में हूं, क्योंकि चैप्टर मॉलिक्यूलर बेस है, थोड़ा सा केमिकल टर्म्स आएंगे, तो मेंटली प्रिपेयर रहे। चैप्टर बहुत अच्छा है, बायोलॉजी का बेस है। एक बार अगर आप जान गए कि डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, कैसे जीन एक्सप्रेस होते हैं, कैसे हमें प्रोटीन बनती है, तो आई होप आप बॉडी के किसी भी इंसान से, आप कॉमन अगर कोई भी कुछ पूछता है आपसे, तो शायद उसे आप जवाब दे सकेंगे। क्लियर? तो मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। बट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें, डीएनए को अच्छे का फैलाते रहें। ओके, बाय बाय।